चलिए बेटा प्रारंभ करते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, एक अच्छा टॉपिक है और उसको ध्यान से समझिएगा। ये समझने वाला है क्योंकि ढेर सारे बच्चे इस टॉपिक का ना अर्थ समझ पाते हैं ना इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी करते समय अमूमन नहीं पढ़ते। उसका नाम है बेटा राजकोषीय नीति। आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा ना कॉपी किताब बंद, चुपचाप सुनिए, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? राजकोषीय नीति। तो पहले तो शब्द समझना है, फिर इसकी तकनीकें क्या क्या है उसको समझना है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एक शब्द आपको आकर्षित कर रहा है, वो शब्द है राजकोष। तो राजकोष तो शब्द मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग से आया ही होगा। राजकोष माने तो समझते हैं, पैसा रुपया किसका? राज्य का, राजा का, है ना। तो आज कोई राजा वाजा नहीं है भैया। आज की डेट में अगर राजकोष बोला जा रहा है तो भारत सरकार का है। इसका क्या मतलब है कि भारत सरकार के पास जो कोष है, भारत सरकार के पास जो फंड है, भारत सरकार के पास जो पैसा है, वो आखिर कैसे मैनेज होता हो, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि ये पैसा आता भी है और ये पैसा जाता भी है। बोल नहीं रहा बेटा? तो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, किस तरह की योजना बनेगी, काहे उसी तरह की योजना बनेगी, ये सब थोड़ा सा अध्ययन का एक मामला है। थोड़ा ध्यान से सुनिए बेटा। राजकोषीय नीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि किस प्रकार सरकार सार्वजनिक ऋण जुटाएगी, यानी किस प्रकार सरकार ऋण लेगी, किस प्रकार सरकार कर इकट्ठा करेगी और किस प्रकार सरकार सार्वजनिक व्यय करेगी। इसमें एक शब्द आपको बार बार दिख रहा है, कॉमन सरकार। आखिरकार ध्यान से सुने, सरकार हर व्यक्ति को 4 किलो 5 किलो अनाज फ्री में दे रही है, दे रही है। और यही क्यों दे रही है? बहुत कुछ दे रही है। सरकार एक निश्चित आय से कम आय वालों को स्वास्थ्य बीमा दे रही है, 5 लाख रुपए तक का इलाज कराइए। कुछ प्रदेशों में तो मैंने सुना कि 10-10 लाख तक का इलाज हो रहा है। एक व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और उसके मेडिकल खर्चा 10 लाख रुपए आता है, हॉस्पिटल वाला थोड़ा ही छोड़ेगा। जिसको छोड़ना है छोड़े, हम तो लेंगे। और हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन देता है, वो भारत सरकार दे, वो कल्लू दें, वो लल्लू दें, वो आप दें, हमसे इससे मतलब नहीं है। हॉस्पिटल का पेमेंट चाहिए। बोल नहीं रहे? तो ये जो दुनिया भर का जो स्वास्थ्य बीमा योजना क्या क्या चल रही है, वो तो निजी अस्पतालों में भी सुविधा मिल रही है। तो क्या निजी अस्पताल को कार्ड दिखाते हैं कि मैं हूं कार्ड होल्डर और 5 लाख तक का इलाज करिए और हम पैसा नहीं देंगे, छोड़ देगा अस्पताल? सवाल ये नहीं है। वो चाहता है कि ऐसे लोग और आए। उसके पीछे कारण है कि निजी लोगों से पैसा वसूलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अस्पताल में भर्ती हो गए, 4 लाख रुपए की बिल आ गई, तो आदमी बड़ा आनाकानी करता है, देना नहीं चाहता, वो जुगाड़ उगाड़ भी लगाता है। 2 जाने को परिचित लेके चला आएगा, थोड़ा कहिए ना डॉक्टर साहब से, कुछ कम कर देना, कम करना ही पड़ता है। और ये कार्ड वार्ड वाले मामले में ना मामला और बढ़िया होता है। बिल वाउचर बना के भेजिए, पेमेंट आपका हो जाएगा, बात खत्म, टेंशन ही नहीं है। तो हॉस्पिटल वाले तो चाहते ही ऐसे लोग और आए। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जरा वो समझने की कोशिश करिए। दिल्ली में मैंने सुना है कि महिलाओं को शहर में बस यात्रा निःशुल्क है। बस फोकट में चलती है, डीजल उजल नहीं लगता उसमें। ये फ्री में कैसे हो जाता? इसका मतलब ये है कि सरकार इन चीजों को मैनेज करती है। बिजली भी 200 यूनिट, कितनी यूनिट दिल्ली में मैंने सुना है फ्री में, देखा देखी कुछ और प्रदेशों में। तो बिजली फोकट की बनती है क्या?
जरा हम जो उदाहरण दे रहे हैं उस पर नजर बना के रखिए। बीच बीच में सरकार किसानों का लोन माफ कर देती है, और किसान तो न जाने कौन से बैंक से लोन लिया है। कोई एक बैंक से लोन लेते हैं, वो यूनियन बैंक से लिए हैं, स्टेट बैंक से लिए हैं, फलाना बैंक से लिए हैं, ढिमाका बैंक से लिए हैं, काशी गोमती ग्रामीण बैंक से लिए हैं, इसी बैंक से लोन लेते हैं, सबका माफ हो जाता है ना। जब किसानों का ऋण माफ होगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी सरकार घोषणा करे तो सबका माफ हो जाता है। एक चीज बताइए, बैंक अपना पैसा छोड़ता है? बैंक अपना एक ढेला नहीं छोड़ेगा। सरकार तो कालर धर लेगा किसान की कि लिए थे पैसा लौटाओ, और नहीं तुम्हारा ट्रैक्टर वैक्टर सब खींच के लाएंगे। सरकार चली जाती है बीच में और सरकार कहती ना ना छोड़ दीजिए कालर इनकी। बैंक वाला कहता का है, वो कहते हैं हम दे दें। बैंक वाला बड़े प्यार से छोड़ देता और क्षमा भी मांग लेता कि गलती हो गई, मेरा पैसा चाहिए, कोई दे। लेकिन कोई देता जरूर है बेटा। बैंक ऋण माफ नहीं करता, सरकार माफ करे। बैंक को वो पैसा चाहिए, वो पैसा गांव का किसान दे, किसान की ओर से कोई करोड़पति आ जाए बैंक में कि छोड़ दो किसान को, हम कोई दो भैया, हमसे क्या मतलब है, हमको पैसा चाहिए, बात खत्म। तो सरकार अगर इन चीजों को मैनेज कर रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सरकार के पास पैसा आता होगा। सरकार खेती करती है क्या? ये 4-4 किलो अनाज कहां से दे रहे? अरे ठीक ठाक लोगों को मिलता है भाई। एक परिवार में अगर ठीक ठाक लोग हैं तो समझो 1 आध कुंटल राशन ले जाते हैं। ये कहां से आ रहा है? ये खरीदा जा रहा है, पैसा देके खरीदा जा रहा है और उसको फ्री में बांटा जा रहा है। तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सौभाग्य से हमारे कुछ मित्र पढ़ चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कुछ नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो धैर्य से इंतजार करें, आगे पढ़ेंगे। जो पढ़े हैं वो जरा सुने। कहते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सब कुछ निजी लोग करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकारें सब कुछ करती हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज की डेट में ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी ही है। एक बात ध्यान से सुनो, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, अर्थव्यवस्था ढिमाकावादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो निजी लोग नहीं कर सकते, निजी लोग कर ही नहीं सकते। वो कार्य हर हाल में सरकार को करना होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था जितनी पूंजीवादी क्यों ना हो। एक बात मुझे बताइए, पुलिस निजी हो सकती है क्या? संभव है? बहुत कुछ निजी हो सकता है, लेकिन पुलिस निजी नहीं हो सकती। प्रशासन निजी हो सकता है क्या? कभी नहीं। न्यायालय प्राइवेट हो सकता है क्या? नो, ये कभी नहीं हो सकता कि जिले में 3-3 ठो कोर्ट बने हुए हैं, एक टाटा का कोर्ट है, एक अडानी का है, एक मुकेश अंबानी का। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं बेटा जिसे सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही करना पड़ेगा, कि निजी लोग किसी हालत में नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम सिर्फ केंद्र करेगी, पुलिसिंग का काम सिर्फ केंद्र कर सकती है, सरकार कर सकती है। न्याय व्यवस्था निजी लोगों को आप दे दो ना, हैंड ओवर कर दो कोर्ट और देखो क्या क्या होता है फिर वहां ड्रामा। पुलिस अगर निजी, अभी तो सरकारी है तो ये गुल खिल रहा है, लेकिन जिस दिन पुलिस निजी हो जाएगी साहब, उस दिन क्या क्या होगा। और निजी लोग हर कार्य सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं। आप किसी निजी उपक्रम को देख लीजिए, वो हर कार्य जब भी करेंगे तो सिर्फ अपने लाभ के लिए करेंगे, दूसरा उनका कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार हर कार्य लाभ के लिए थोड़ी करती है। आपके घर में, आपके गांव में कोई घटना हुई है, कम से कम 2000 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, सैकड़ों गाड़ियां लेके, गोला बारूद लेके। वो सब फोकट में आता है? जरा 2 ठो गार्ड रख के देखो ना, बंदूक वाले 2 ठो गार्ड रख के देख लो, समझ में आ जाएगा कितना खर्चा आता है। और यहाँ दन दनाते हुए पुलिस AK-47 दुनिया भर के हथियार लेके आपके मौके पहुंच जाती है आपकी हिफाजत के लिए। पैसा लेती है आपसे? नहीं, देते हैं वो अलग बात है, लेकिन पुलिस वालों को पैसा नहीं चाहिए क्योंकि वो सरकार की ओर से जाते हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बात मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था भले ही पूंजीवादी हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं
जिन्हें हर हाल में सरकार को करना ही होगा। मैंने उदाहरण दिया लोक कल्याण के कार्य। अभी कोविड आया था ना, और लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी। वैक्सीन फोकट की आई थी। सरकार ने पैसा लिया? नहीं, सरकार ने कोई पैसा नहीं लिया। सरकारी हॉस्पिटल पे आप जाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, होटल जो भी बना था रजिस्ट्रेशन कराइए। सरकार का एक मुलाजिम अपना ही वो इंजेक्शन भी यूज करते थे। अरे वैक्सीन तो फ्री में लगाते ही थे, लेकिन वो सिरिंज भी सरकार अपनी यूज करती थी, डिस्पोजल। आखिर वो भी 2-3 रुपए का आता होगा। जरा खाली ये खर्चा जोड़ लो, अगर भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन लगा और एक के लिए डिस्पोजल 3 रुपए का इंजेक्शन अगर लगा होगा, तो 300 करोड़ रुपया तो यही खर्च हो गया। बोल नहीं रहे हैं। और जो मेडिकल स्टाफ जो वहां बैठ के दिन भर इंजेक्शन लगा रहा है, कोविड का वैक्सीन लगा रहा है, वो भी फोकट में थोड़ी लगा रहा है, उसको सैलरी चाहिए। उसे सैलरी भारत सरकार देती है। लेकिन भारत सरकार ने आपसे कुछ लिया नहीं। भारत सरकार खाली ये निवेदन करती रही कि जाके लगवा लीजिए भाई, अपना दोनों डोज लगवा लीजिए, बूस्टर डोज लगवा लीजिए, यही सब सरकार निवेदन करती रही। और बीच में कुछ देर के लिए प्राइवेट लोगों को भी ये अनुमति मिली थी कि वैक्सीन लगा सकते हैं। 300 400 रुपए लिया गया। नहीं, उसका रेट वही है भाई, फ्री की वैक्सीन थोड़ी है। मार्केट से खरीदिए वैक्सीन तो समझ में आ जाएगा वो कितने की है। एक बात कह रहे हैं बेटा, लेकिन सरकार ने फ्री में लगाया ना। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे सरकार को करना ही पड़ेगा, और सरकार जब वो करेगी तो पैसा खर्च होगा, और वो पैसा सरकार को कहीं ना कहीं से चाहिए ही चाहिए। सरकार कमाती है आपसे, फिर आपके ऊपर सरकार खर्च करती है। तो इसका एक प्रबंधन तो होना चाहिए ना बेटा। इसी का प्रबंधन ही कहलाता है राजकोषीय नीति। कुछ क्लियर हुआ बेटा? तो राजकोषीय नीति का मतलब यह है कि सरकार कहां से पैसा जुटाएगी और सरकार कहां पैसा खर्च करेगी, इसी की योजना बनाती है सरकार। वो योजना ही कहलाती है क्या बेटा? राजकोषीय नीति। एक चीज बताइए, राजकोषीय नीति का जो एग्जीक्यूशन होता है, राजकोषीय नीति को जो लागू किया जाता है, वो बजट के माध्यम से लागू किया जाता है। अरे बजट के माध्यम से क्या सरकार लागू करती है? वही जो साल भर की योजना बनाती है कि हमको पुल बनाना है, हमको सड़क बनाना है, हमको धमाका करना है, हमको ये करना है, वही ना बजट में बताया जाता है। और बजट में ये भी बताया जाता है कि पैसा सब आएगा कहां से और पैसा कहां कहां हम खर्चा करने वाले हैं। तो एक बात ये भी समझ में आ गई कि राजकोषीय नीति का जो प्रदर्शन किया जाता है वो बजट के माध्यम से किया जाता है। इसलिए राजकोषीय नीति को हम लोग कभी कभी बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। एक बात मुझे बताओ, केंद्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, हर सरकार बजट बनाती है, हर सरकार के बजट का उद्देश्य एक ही होता है, जो भी मन में चल रहा है बात करिए। मैंने कहा ना कि आज बात करेंगे। अभी मनमोहन सिंह के जमाने में भी बजट आता था, मोदी जी के जमाने में भी बजट आ रहा है। जैसी सोच मनमोहन सिंह रखा करते थे बजट को लेके, समाज को लेके, क्या वैसी ही सोच मोदी जी की है? नहीं। हो सकता है कोई सरकार लोक कल्याण पे ज्यादा पैसा खर्च करे, किसी सरकार को लगे कि स्वास्थ्य पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, उस पर खर्च करे। किसी सरकार को लगता है कि नहीं नहीं हथियार पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए, देश में गोला बारूद हथियार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये सरकारों की सोच है ना बेटा। मुझे लगता है अभी जो हमारी सरकार है ये इस पे थोड़ा फोकस किए हुए हैं कि हमारी सेना आधुनिकीकरण से लैस हो जाए, सेना के पास बढ़िया बढ़िया वेपन्स हो, हथियार हो। कहां लड़ाई हो रही है रोज? आपके घर में 500 राइफल की क्या जरूरत है? ध्यान रखिए, किसी घर में 5 लाइसेंसी राइफल वही होगी जिस घर में खाने पीने और बाकी चीजों की प्रचुर व्यवस्था होगी। जब सरप्लस पैसा होता है ना, तब इस तरह की बकवास की चीजें करते हैं। रिक्शा चलाने वाला राइफल नहीं खरीदने जाता, क्योंकि उसको रातों दिन ये चिंता है कि शाम को हमारे घर खाना कैसे बनेगा। राइफल और बंदूक जाए भाड़ में। तो जाहिर सी बात, अगर फंड की प्रचुरता होगी तो हम अपनी सुरक्षा के लिए क्यों ना सोचें। तो देश उसके लिए भी आजकल सोच रहा है। हो सकता है आगे कुछ और बढ़िया सोचे। एक एक झटके में लाख लाख 1.5 लाख करोड़ का हथियार खरीद लेते हैं।
अब तो इतनी आपके पास फंड हो गया है कि लाख 1.5 लाख करोड़ का हथियार तो ऐसे खरीदते हैं। तो ये सब मैनेज करना पड़ता होगा ना बेटा। तो एक चीज बताइए, बजटरी पॉलिसी हर सरकार की एक ही होती है? नहीं होती। कोई सरकार ऐसी आ जाएगी कि कहेगी ऐसा बजट बनाओ कि ढेर सारे लोगों को रोजगार मिले, ऐसा बजट बनाओ कि किसानों को ज्यादा लाभ मिले, ऐसा बजट बनाओ कि व्यापारियों को लाभ हो, ऐसा बजट बनाओ उद्योगपतियों को लाभ हो। बजट तो हर जगह बन रहा है, लेकिन बजट का उद्देश्य देख रहे हो अलग अलग हो रहा है। एक सरकार कह रही है कि बजट ऐसा बनाओ जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए, एक बजट ऐसा बनाओ जिसमें किसानों को लाभ पहुंचे, ऐसा बजट बनाओ कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल जाए, सरकारी क्षेत्र में मिले चाहे निजी क्षेत्र में। ये हर सरकारों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है ना बेटा। ये अलग अलग क्या होते होंगे, उनके दिमाग में यही सब चलता होगा, यही ना उनकी पॉलिसी होती होगी। इसीलिए सबकी बजटरी नीति एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। बजट तो हर सरकार में आएगा, लेकिन बजट की फिलॉसफी सबकी एक जैसी थोड़ी होगी, अलग अलग होगी। जो कैसे दिखेगा बेटा? बजट के माध्यम से दिखेगा। थोड़ा लिखो बेटा। देखिए, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, परंतु कुछ कार्य, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार के हो परंतु कुछ कार्य सरकार को ही करने होते हैं। तो कुछ कार्य माने समझ पा रहे हो ना? तो अर्थव्यवस्था, अब थोड़ा डिटेल में बेटा बात करेंगे। ये तो अभी आपको हम समझा दिए थे, सो आप समझ गए। लेकिन जो व्यक्ति खाली आपकी लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करेगा उसको तो पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ कार्य, ये कौन सा कुछ कार्य है? तो थोड़ा सा एलोबरेट होते हैं बेटा, लिखिए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था होती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसके बेटा? राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था होती है। अर्थात सभी कार्य राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं। अर्थात सभी कार्य किसके द्वारा बेटा? राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। ये सब पढ़ चुके हो बेटा। किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकांश कार्य निजी क्षेत्रों द्वारा संपादित किए जाते हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा संपादित किए जाते हैं, परंतु सभी कार्य जो निजी क्षेत्रों द्वारा परंतु सभी कार्य जो निजी क्षेत्रों द्वारा संपादित किए जाते हैं वे लाभ से प्रेरित होते हैं। किससे प्रेरित होते हैं बेटा? लाभ से प्रेरित होते हैं। अब थोड़ा रुकिए बेटा, कुछ समझिए फिर बात करिए। मैं कई दफा वहां भी बताया, फिर से बता रहा हूं, निजी लोग कोई भी कार्य करेंगे, है ना बेटा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, लिखो बाद में बेटा, लिख लेना, पहले सुन लो। जो निजी कार्य करने वाले लोग हैं उनके हर कार्य का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, क्या? प्रॉफिट। कोई निजी आदमी समाज सेवा का कार्य नहीं करता। और क्यों करे भाई?
तो निजी जितने उपक्रम हैं या निजी जितने कार्य हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है बेटा, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और कोई गलत बात नहीं है, वो इसीलिए बने ही है। अब एक बात मुझे बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं, क्या उद्देश्य है उनका? लोगों की तबीयत ठीक करना, यही उद्देश्य है? मुझे तो नहीं लगता। तबीयत ठीक करेंगे आपकी, लेकिन ठीक करवाई भी लेंगे आपसे, फोकट में नहीं ठीक करेंगे। तो एक्चुअल में वो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं बेटा, उनका बिजनेस है वो। ये अलग बात है कि लोगों को हेल्थ की सुविधा देना उनका बिजनेस है, बोल नहीं रहे। वो फोकट में ये सुविधा आपको नहीं देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और सदर हॉस्पिटल, ये भी तो अस्पताल ही है ना, इसका भी उद्देश्य लाभ कमाना है? नहीं, इसका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं है। सुना है 1 रुपए की पर्ची बनवानी पड़ती है, और डॉक्टर के सर पे सवार हो जाइए पर्ची लेके, पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। भाई देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर कितना एजुकेटेड है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठ रहा है उसकी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते आप। क्वालिफाइड है, वो MBBS MD किया होगा, क्योंकि उसकी सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए होंगे, तब ना सरकार सैलरी देती है, ऐसे फोकट में थोड़ी दे देती है। पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार फ्री में सुविधा दे रही है ना, ये अलग बात है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। दवाएं भी फ्री में आ रही हैं, आपको नहीं मिल रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए लोकल सिस्टम जिम्मेदार है जो दवाओं को बेच देते हैं। हाँ, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको रोकें, सरकार नहीं रोक पा रही है, सब बाज नहीं आ रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात, आप एक्सरे बाहर कराओ, आप एक्सरे सदर में करा लो, आप MRI बाहर करा लो, आप MRI गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लो, फ्री में होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भले वो आपसे पैसा ले लें। आप ऑपरेशन बाहर कराते हो, आप ऑपरेशन सदर हॉस्पिटल में कराओ, फ्री में करना चाहिए। ये अलग बात है कि डॉक्टर दाहिने बाएं से कुछ ले लेते, लेना नहीं चाहिए उनको, लेकिन आप ही नहीं बाज आते हो। डॉक्टर जब OT में जा रहा होता है तो बुलाते हैं डॉक्टर से, कुछ खुसर फुसर बतियाते हैं आप, और मुट्ठी में डॉक्टर कुछ पकड़ाते हैं, डॉक्टर थोड़ा देखिएगा, क्यों ना ले ले डॉक्टर भाई। लेकिन ये कि वो मामला फ्री का है, उस पल्ले पड़ा। अब आइए, प्राइमरी स्कूल और एक कॉन्वेंट स्कूल, पढ़ाई तो दोनों में हो रही है, हाँ या ना? अच्छा, कॉन्वेंट में जाके देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया बड़े मजाक वजाक चल रहे हैं, वो सब कुछ खरीदवाते हैं आपसे, कॉपी किताब बाहर से खरीदने भी नहीं देते। सरकार थोड़ा प्रेशर वेशर बनाई है तो कुछ चल रहा है। मुझे लगता है बाहर जो किताब शायद 10 रुपए की मिलेगी वो आपको 400 में देंगे, और कुछ कर नहीं पाएंगे आप। अरे छोटे बच्चों को देख लो, ठीक ठाक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, मुझे लगता है 15 से 20 हजार का काम तो तुरंत कर देते हैं। उनकी फीस और कॉपी किताब, ड्रेस, जूता, चप्पल, एल्ट, बेल्ट सब खरीदवाते हैं आपसे। एक ने कहा था फिर राशन वसन भी खरीदवाइए, कि मेरे विद्यालय की चक्की वाला आटा खाएगा, तभी इसकी बुद्धि तेज होगी। अभी वो लेवल नहीं पहुंचा है। और प्राइमरी विद्यालय में 1 पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। साथ में खाना भी फ्री में मिलेगा, किताब भी फ्री में मिलेगी, वर्दी भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, है ना बेटा? बीच में मैंने सुना है कि सरकार बड़ी चिंतित थी कि बच्चों का खाना पीना ठीक नहीं है, तो थोड़ा दूध भी पिलाइए। अब पिला रहे हैं दूध, अब कौन सा दूध पिला रहे हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, फल भी खिला रहे हैं। और दूध तो वो खिला रहे हैं ना कि 5 लीटर की बाल्टी में 2 पैकेट दूध, सफेद रंग हल्का सा दिख जाए, दूध हो गया। फल, सबसे सड़ा हुआ फल जो मार्केट में उपलब्ध होगा वही खरीदेंगे। वो दोष सरकार का नहीं है बेटा, ये लोकल सिस्टम का दोष है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप दो सिस्टम देख रहे हो ना? एक सिस्टम वह है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, क्वालिटी आपको देता है नहीं देता वो बात की बात है, और एक सिस्टम वो है जो फ्री में काम करता है, इसलिए वो क्वालिटी की गारंटी नहीं लेता। आप प्राइवेट स्कूल में जाइए,
जाके टीचर और प्रिंसिपल से बात भी कर सकते हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, आप इतना पैसा ले रहे हो, कायदे से बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, बात कर सकते हो ना। आप प्राइमरी में भी जाके बात कर पाते हो? नहीं। आपको लगता है कि लोग खुद ही एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो बात क्या करनी। और एक मजेदार बात कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो सबसे क्वालिफाइड है, इसकी गारंटी है। वो बीटीसी किया है, वो टेट पास हुआ है, वो सुपर टेट पास हुआ है, गारंटी है। और पढ़ाने की उसको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई है। बोल नहीं रहे हैं। तो सबसे बेस्ट टीचर कहाँ है? प्राइवेट स्कूलों में है। अब चलिए किसी प्राइवेट स्कूल में चले चलते। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर मुझे लगता है कि ठीक है, डिग्री है उसके पास, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या वो सुपर टेट क्वालिफाइड है? जरूरी नहीं। क्या जो टेट पास करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले उन्हीं को टीचर रखते हैं? जरूरी नहीं है। क्या उनकी डिग्री फेक नहीं है, इसकी गारंटी प्राइवेट स्कूल वाला लेगा? नहीं ले सकता। क्या वो सही में ग्रेजुएशन किए हैं? कोई भरोसा नहीं, जांच ही नहीं हो सकती। सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार में तो एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका, और जब तक वेरीफाई होगा नहीं तब तक आपको सैलरी नहीं लगेगी। बोल नहीं रहे। चलो सब कुछ हम मान लेते हैं। क्या प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने के लिए? एक दिन की ट्रेनिंग नहीं देंगे? पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, नहीं तो जाइए। तो सबसे बेस्ट टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, वेल ट्रेंड टीचर जो आपको पढ़ा रहा है फ्री में, फिर भी हम नहीं जा रहे हैं वहां। हम सुने हैं कि स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ मिल जाती है, लेकिन हम वहां जा रहे हैं पढ़ाने जहां 5-10 हजार रुपये महीना हमारे पॉकेट से खर्च होता है, और टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं इसकी कोई गारंटी भी नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कोई प्राइवेट विद्यालय जो फंक्शन, ठीक है वो शिक्षा दे रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय जो भी चल रहे हैं उनका क्या मोटिव, क्या उद्देश्य है? सिर्फ लाभ कमाना। उस बहाने पढ़ाई हो जा रही है बच्चों की, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनका वही बिजनेस है। बहुत सिंपल सी बात, आप यहां आए हो, ये कोचिंग सरकारी है, निजी है ना, तो मेरा भी उद्देश्य प्रॉफिट ही है। हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि मेरा भी उद्देश्य प्रॉफिट है। हाँ, ये अलग बात है जिस सर्विस के लिए मैंने आपको बुलाया वो आपको बेस्ट क्वालिटी की सर्विस दें। एक सरकारी भी तो चल रही है ना। सर्विस की कोई गारंटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। मेरी लायबिलिटी है परीक्षा के पहले हर हाल में आपका सर्विस पूरा करेंगे, किसी कीमत पे आपका सर्विस पूरा करेंगे, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, वहां कोई लायबिलिटी नहीं। कुल मिला जुला के एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो ये कि निजी लोग हर कार्य सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेंगे। कोई कार्य करें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य में आए, ट्रांसपोर्टिंग में रहें, कहीं रहें, उनका सिर्फ एक उद्देश्य क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। अब एक बात मुझे बताइए कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लोक कल्याण का काम करती है? कभी नहीं करती। तो लोक कल्याण का काम हर हाल में किसे करना होगा? सरकार को ही करना होगा। और सरकार जब इस कार्य को करेगी तो कुछ पैसे रुपए के खर्च की आवश्यकता होगी, और ये पैसा रुपया सरकार को जुटाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर ये पैसा नहीं जुटाएगी तो उन कार्यों को सरकार कर ही नहीं सकती। लिख ले, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, परंतु कुछ कार्य, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो परंतु कुछ कार्य, लिखो बेटा, फिर से लिखो, कुछ कार्य जैसे, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो परंतु कुछ कार्य जैसे कानून व्यवस्था, प्रशासन, न्याय, लोक कल्याण, राज्य की बाह्य सुरक्षा, राज्य की बाह्य सुरक्षा अर्थात मिलिट्री, सरकार के द्वारा ही संपादित किए जाएंगे।
सरकार के द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। सहमत है बेटा? एक चीज बताइए, इस देश में जब आक्रमण होता है तो अडानी को काहे नहीं चिंता है? टाटा को भी चिंता होनी चाहिए और अंबानी को भी चिंता होनी चाहिए, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगेगा, क्योंकि इनको पता है यह चिंता हमारी थोड़ी ही है, ये चिंता तो राज्य की है। तो डेफिनेटली राज्य की अगर यह चिंता है और देश पे अगर आक्रमण होगा तो मुकेश अंबानी नहीं जवाब देंगे, अडानी भी नहीं जवाब देंगे, ये जवाब देश की सरकार देगी, देश की सेना जवाब देगी। और ये बाकी निजी लोग पल्ला झाड़ लेंगे कि सेना से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेना के पास इतने भारी भरकम हथियार, गोला बारूद, अस्त्र फोकट में आते हैं तो खरीदना पड़ता है, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा किसी न किसी को। वो आप दीजिए, हम दें, कोई दे, पैसा तो खर्च होगा। अगर हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहे हैं तो रशिया तो फोकट में नहीं देगा ना, और उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा भाई। वो पैसा कौन देगी? मुकेश अंबानी? ना ना, भारत सरकार देगी। कहां से देगी भारत सरकार? एक बच्चन का भारत सरकार कहां से देगी? अरे सर, भारत सरकार नोट छापती है, सुना है ना, नोट छाप के दे देगी। अच्छा, रूस वाले रुपया लेंगे, अमेरिका से आप कोई सामान ले रहे हो तो अमेरिका वाले रुपया लेंगे, रुपया लेके करेंगे क्या? कहां चलेगा रुपया उनके देश में? ये तो बड़ा बवाल वाला काम है बेटा। तो जाहिर सी बात है कि राज्य को इन सब चीजों को मैनेज ही करना पड़ेगा, वो चाहे कितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। सेना कभी निजी नहीं हो सकती। अब वैगनर ग्रुप टाइप का हो जाए तो बात अलग है, क्लियर है बेटा, लेकिन सेनाएं कभी निजी नहीं होती, पुलिस निजी नहीं होगी, है ना बेटा। लोक कल्याण का काम कभी निजी लोग कर ही नहीं सकते, है ना बेटा। लिख लें, साथ में जोड़िए लोक कल्याण, उसी में बेटा जोड़िए लोक कल्याण का कार्य। सरकार द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। कभी आपको अगर ये लगे कि निजी लोग भी तो सर जनता की भलाई वाला काम करते हैं, कभी लगा है आपको? नहीं लगा है कभी? नहीं, मुझे तो लगा एक बार। वो तब लगा जब पहली बार जियो का सिम जारी हुआ, तब मुझे ये भ्रम हुआ थोड़े दिनों के लिए कि ये लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि सिम फ्री और साल भर का डेटा फ्री। ये कौन फ्री करता है भाई? किया ना फ्री, लोक कल्याण नहीं था? ये लोक कल्याण था? नहीं नहीं, एक गांव में कहावत है ना, परकाना। हाँ, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए और ध्यान से सोचिए, जियो के सिम के पहले हमारे यहां डेटा का कल्चर नहीं था, या था भी तो नहीं के बराबर था। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि हमारे मोबाइल में डेटा है कि नहीं। और आज की डेट में ना बेटा, डेटा अगर खत्म हो जाए ना तो खाना ठीक नहीं लगता। मन होता है कि पहले मोबाइल में मेरे डेटा हो जाए या कहीं वाईफाई वगैरह की सुविधा मिल जाए, तभी चैन की नींद आती है। ये बीमारी पकड़ाया उसी नालायक ने। जियो का सिम फ्री में बांटा, साल भर एडिक्टेड किया, एडिक्टेड हो गए। अब वो समझ गया कि अब भाग के जाओगे कहाँ। वो तो वही है ना कि फ्री में ड्रग दिया। वो दोस्ती मित्रता में यही होता है, फ्री में पहले आपको नशा कराते हैं और जैसे आप एडिक्टेड हो गए फिर आप घर बेचने लगोगे, क्योंकि अब आदत हो गई ना, आप कहाँ भाग के जाओगे। तो जियो वालों ने तो गेम खेला ना बेटा आपके साथ। वो तो मान के चलते हैं कि साल भर हमने एडवर्टीजमेंट किया, कंपनियां विज्ञापन पे करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। फोटो फाटो टीवी पे देखते हो ना, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके हवा में कूद रहा है, कोई झील में छलांग लगा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। तो अब ये सब क्या है? एडवर्टीजमेंट है, ठीक ठाक पैसा लेते हैं। उसने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम फ्री में यही दे देते हैं। और साल भर वो डेटा यूज किया कि आपके हाथ ही खुल गए डेटा को लेके। और फिर उसने कहा कि नो, अचानक नहीं बंद किया, क्योंकि वो जान रहा था कि अचानक बंद करेंगे तो पागल हो जाएंगे सब।
और पगला के कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए फिर शुरू में कहा कि नहीं, ओनली 2 GB, तो पर डे कहा 2 GB आपको फ्री में देंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे कहा वो भी नहीं देंगे। अब बढ़िया हैंडसम पैक खरीदते हैं तो 2 GB यूज करने की अनुमति देता है। सब तो वसूल लिया आपसे, तो गलतफहमी मत पालिएगा। निजी लोगों का कोई काम जो आपको लगे कि फ्री में हो रहा है, वो फ्री में नहीं है। वो निशाना साध रहे हैं, आप समझ पाए ना समझ पाए। अभी मैंने कहीं पढ़ा ना बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह वो पंपलेट जारी करते हैं कि फलाने तारीख को निःशुल्क हेल्थ परीक्षण होगा। आपने पढ़ा है? एडवर्टीजमेंट आ जाता है कि फलाने तारीख को, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जारी करते हैं कि मेरे अस्पताल में शुगर की, बीपी की, किडनी की, ढिमाका की जांच फ्री में होगी। लोग तो खुश हो जाते हैं कि यार, लोग कहते हैं समाज कल्याण नहीं करते, कर तो जाके देखिए ना, फ्री में होगा। लेकिन डॉक्टर जैसे बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर, तो बोल जाते हैं और लग रहा है कि कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं। बस आपकी सांस वांस और फूलने लगेगी और आप तुरंत कहेंगे डॉक्टर साहब अब बचाइए। डॉक्टर साहब को एक क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट ही तो चाहिए था। अब ये क्लाइंट लंबे समय तक काम आएगा। तो भैया जी सतर्क रहिए। हाँ, सरकार अगर ये सब करती है तो सरकार की कोई चाल नहीं होती। देखिए, स्पष्ट है इन कार्यों को करने के लिए, स्पष्ट है इन कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। इन कार्यों को करने के लिए किसकी बेटा? धन की आवश्यकता होगी। तुमको कितने बजे तक बेटा निकलना है यहां से? 10 मिनट और रुको, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेने दो। लिखे, जिसके लिए क्या लिखा बेटा? धन की आवश्यकता होती है। लिखें, राजकोषीय नीति का अभिप्राय। हाँ, राजकोषीय नीति का अर्थ, अभिप्राय, सार्वजनिक ऋण, कामा कर, कर माने टैक्स, तथा सार्वजनिक व्यय से संबद्ध है, तथा सार्वजनिक व्यय से संबद्ध है। क्लियर है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे जब पैसा खर्च करना है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं पैसा खर्च करूं, तो अब मुझे 2 चीजों पे योजना बनानी पड़ेगी। पहला ये कि मेरे पास पैसा आए कैसे, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो हम खर्चा कहां से करेंगे। तो पहला योजना तो ये बनाना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा कहां से आए, और जब पैसा आ गया तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितना आया। भाई जितना आया उतना ही ना सोचेंगे, ज्यादा आएगा तो चार्टर प्लेन से चलेंगे। अगर ज्यादा पैसा पॉकेट में आता है तो यात्रा चार्टर प्लेन से करेंगे। कम पैसा आया तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की खटारा बस से यात्रा करेंगे। डिपेंड तो ये कर, क्या हमारी इच्छा नहीं होती हवाई जहाज से चलने की? और आपकी इच्छा नहीं है कि आपके पास एक आपका खुद का हेलीकॉप्टर हो? काहे नहीं है? नहीं है पैसा भाई। अब जितना है उसमें फिर साइकिल नसीब हो पाई, साइकिल से चलेंगे। कल को पैसा होगा तो फरारी खरीदेंगे, और पैसा होगा हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। ये तो फंड का मामला क्या है बेटा, कि जैसी हमारी पॉकेट होती है वैसा ही हम खर्च का अनुमान लगाते हैं ना बेटा, कि हवा में कूदने से क्या फायदा है। तो सरकार भी वही करती है। सरकार का जितना पैसा आता है सरकार उसी के हिसाब से प्लानिंग करती है। एक बात मुझे बताओ, सरकार का ये मन नहीं करता होगा कि जितने बेरोजगार हैं सबको 50-50 हजार रुपए महीना दे दिया जाए? मन तो होता होगा ना सरकार का। आपको लग रहा नहीं सर उनका मन नहीं, बिल्कुल होता है। उनकी औकात ही नहीं है देने की, पैसा ही नहीं है इतना। अगर पैसा होता तो क्यों नहीं देते बेटा? अभी सरकार ये घोषणा करे कि मेरी सरकार बनाइए, चुनाव भी आ रहा है,
मेरी सरकार बनाइए और हर बेरोजगार को 50-50 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अरे गारंटेड सरकार बनेगी। हम झूठ ना बोले, हम सब झूठे हैं, झूठ बोल देते हैं। किसी ने झूठ बोला था, अब हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बाद में कह दिया कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो मजाक वजाक मत करिए, गंभीरता से अगर बात करिए, सरकार आपकी बन जाएगी। सरकार के पास पैसा होता तो सरकार क्यों ना दे देती? उनके घर से पैसा जा रहा है क्या? अरे भाई, अगर सरकार 50,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को देने के लिए सक्षम होती तो क्यों ना दे देती? उनके घर का पैसा जा रहा है। हाँ, बदले में उनकी सरकार परमानेंट जरूर हो जाती, इसकी गारंटी होती। वो नहीं दे पा रहे हैं बेटा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा ना, चलो हम उतने से ही खुश हो गए कि भाई इनकी इतनी हैसियत है, चलो 1,000 रुपया ही सही। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं दे पाए रेगुलर। अभी केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को 6,000 रुपए साल भर में देंगे, माने 500 रुपया महीना, मोटा मोटा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनके पास पैसा होगा, अभी 6,000 दे रहे हैं, कल को 60,000 बोलेंगे, परसों 6 लाख कह देंगे। तो डिपेंड करता है कि उनके पॉकेट में कितना पैसा। तो यही राजकोष की नीति है यानी कहां से पैसा जुटाएंगे और कहां कहां पैसा खर्च करेंगे। इसी की जो योजना बनाई जाती है, सरकार जो बनाती है, उसी को बोला जाता है बेटा फिस्कल पॉलिसी। क्लियर बेटा? एक लाइन और जोड़ें, देखें, राजकोषीय नीति का प्रदर्शन, राजकोषीय नीति का प्रदर्शन बजट के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इसे बजटरी नीति भी कहते हैं। इसलिए इसे बजटरी नीति भी कहते हैं। ठीक है बेटा? तो एक दिन आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि बजट कई जगह पढ़ेंगे। एक हम लोगों ने संविधान में बजट पढ़ा था और अब पढ़ेंगे बजट यहाँ अर्थव्यवस्था में। लेकिन बजट के आर्थिक आयामों की ओर चलेंगे। बजट के हम संवैधानिक आयामों की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चर्चा आपसे हो चुकी है। तो हेडिंग फिर बनाना होगा क्या बेटा? बजट। बजट हेडिंग बनाइए। और आज हम क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं बेटा, ठीक है? लेकिन आइंदा ध्यान रखिए कि समय पे आइए, 8:30 से क्लास शुरू हो जाए हम लोगों की, तो सब कुछ समय पे हम छोड़ पाएंगे बेटा। सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है, इनको भी जीएनपुर जाना है, दूर जाना है, वर्किंग है बेचारे, जॉब करते हैं, नौकरी का सवाल है, सबको देखना। भाई 11 बजे तक हम क्लास फिनिश करेंगे। वो ऐसे होगा कि आप अगर 8:30 बजे आओगे तो हम आपको टाइम पे छोड़ पाएंगे 11 बजे तक। ठीक है बेटा? तो आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ।